एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंथैल्पी डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन और इसके थ्रू हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब इंथैल्पी डायग्राम में क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नोट करते हैं और वाई एक्सिस पे जो होता है हमारा इंथैल्पी चेंज नोट होता है। इंथैल्पी चेंज। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने जो रिएक्शन पढ़ा था उसी रिएक्शन को हम यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में कि उसका क्या क्या एनर्जी का चेंज होता है उसके थ्रू इस रिएक्शन को पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमने टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड लिया था और उसे जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा था। तो हमें अब ये देखना है कि वो रिएक्शन में क्या क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, उसी चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया है, हमारा सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या था, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हम इस रिएक्टेंट को या इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये एनर्जी प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है बिकॉज जो ब्रेकिंग ऑफ हैलोजन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पे टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो जब आप सिस्टम को एनर्जी दोगे तो एनर्जी का सिस्टम, जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और उस मैक्सिमम स्टेट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट पे क्या मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें उस चीज को समझना है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके धीरे धीरे निकलेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगता है और कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाकी के 3 बॉन्ड्स तो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे कार्बन होगा, उसके बाकी के बॉन्ड्स होंगे और वो पार्शियल बॉन्डेड क्या होगा, क्लोरीन से पार्शियली बॉन्डेड होगा। बिकॉज क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा पहला ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है। अब बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब ये थोड़ी सी इसकी एनर्जी कम होती है। जब ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा पूरा पूरा तो ये किस में बदल जाता है, कार्बोकेटाइन, जो कि एक इंटरमीडिएट है और उसकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे अब जो ये अपहिल है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और इस टाइम पे और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे हम, कार्बोकेटाइन C+CH3, साथ में क्या होगा, Cl- निकला होगा और साथ में H2O होगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंटरमीडिएट। तो ये वाला जो स्टेट है ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, दो इंटरमीडिएट जो है ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं होता है कि ये किसी से रिएक्ट ना करे। तो ये क्या करता है, ये वाटर के साथ क्या करता है, ये जो कार्बोकेटाइन हमारा बना है ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्यों, क्लोरीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बिहेव करता है, इसका आंसर मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। दैट इज जो हमने SN1 पढ़ा था कि SN1 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला ब्रेकिंग ऑफ क्या, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब सेकंड प्रोसेस होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C+ है और इसके साथ इसके बाकी के बॉन्ड्स है, इस पे क्या होगा, H2O। H2O यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया है तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 होल थ्राइस कार्बन और उसके साथ क्या होगा, उसके 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोडियम आयन, जो कि हमारा सेकंड इंटरमीडिएट होता है। पहला इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकेटाइन। सेकंड इंटरमीडिएट क्या बनता है, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड
इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है, दैट इज डीप्रोटोनेशन। तो ये मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन जो है, अपना डेफिशिएंसी दूर करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहाँ पे जो मीडियम में वाटर है वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेंगे और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 होल थ्राइस कार्बन, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन, अपनी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दैट इज, ये प्रोसेस क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। फाइनली हमारे पास अब क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा, CH3 होल थ्राइस कार्बन OH प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो ये हमारा क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये वाला जो रिएक्शन हमने किया है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहला क्या हमने क्या पढ़ा था, SN1 टू स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें कि पहला स्टेप क्या होता है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटना। तो यहाँ पे पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटा है, जिसके वजह से क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन, जो कि हमारा एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो अब ये इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, लेकिन इतना स्टेबल नहीं होता है, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसे कि हम सेकंड स्टेप ऑफ SN1 भी समझ सकते हैं, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या बन रहा है, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन, जो कि हमारा सेकंड इंटरमीडिएट है। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, दैट इज डीप्रोटोनेशन, और ये इसकी क्या होती है, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या हो गया, इसका थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। अभी तक हमने क्या देखा, तीन ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट 1, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सेकंड, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो इन्हीं पॉइंट से, इसी डायग्राम से हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं कि जो भी ये SN1 रिएक्शन है, ये जो SN1 रिएक्शन हमने पढ़ा है, इसमें टोटल कितने होते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, 3 ट्रांजिशन स्टेट एंड 2 इंटरमीडिएट। ये हमने समझ लिया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है, जो हम एनर्जी, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, इस एनर्जी को, इस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस होता है। तो हमने क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड किया, तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेट पे पहुंचने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये थर्ड के लिए हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर एक्टिवेशन, अगर SN1 में पूछा जाए कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होगी, हमारी सेकंड की, और फिर किसकी होगी, हमारी थर्ड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि SN1 एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 स्टेप में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म क्या, प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ लिया। अब हमें ये याद रखना है कि अगर वाटर में, ये जितने भी SN1 रिएक्शंस अगर वाटर में हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे और 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की पहले की सबसे ज्यादा होती है, फिर दूसरे की, फिर और तीसरे की। पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो पहला स्टेप होता है, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इतना फास्ट नहीं है, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है मॉलिक्यूल को टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए ये पहला स्टेप जो हुआ है, जो ये पहला स्टेप है, वो स्लो भी होता है और एंडोथर्मिक भी होता है। लेकिन SN1 का सिर्फ पहला ही स्टेप स्लो और एंडोथर्मिक होता है। ओवरऑल SN1 रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे ये है कि ओवरऑल
इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होते हैं? जिनका क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होगा इनका, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव किसका होगा? जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम। यहाँ पे दिख रहा है हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी अगर यहाँ है तो प्रोडक्ट की एनर्जी किधर है, समवॉट इससे नीचे ही है ना। तो हमेशा याद रखना है कि डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है बिकॉज डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें क्या समझना है कि क्यों इसे यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि SN1 रिएक्शन क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 स्टेप्स में होगा। तो अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है तो जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट होता है वो हमेशा उसके स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है। दैट इज ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, overall rate depends on slowest step। if reaction occur in number of steps, अगर एक रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है तो जो उसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। और उस सबसे स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि SN1 का सबसे स्लोएस्ट स्टेप उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है जो कि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के पहले का है। ये वाला जो स्टेप है ये इसका सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप है। तो अगर ये सबसे स्लो है तो ये इसका क्या बन गया, RDS। तो ये इसका RDS है। अब हमें क्या दिख रहा है कि SN1 ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमने किया है इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, SN1 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे कौन बिहेव कर रहा है, वाटर ना। वाटर हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोरीन तो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव ही नहीं कर रहा है। तो बिकॉज ऐसे रिएक्शन जो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो और अगर उसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट है, सबस्ट्रेट का ही तो इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इसके कंसंट्रेशन पे। इसका कंसंट्रेशन हम चेंज करेंगे तो ओवरऑल रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और तो यहाँ पे हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रीजन बताया है मैंने, बिकॉज सबसे स्लोएस्ट स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का ही इन्वॉल्वमेंट है जो कि हमारा सबस्ट्रेट है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं भी नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करता है। इसीलिए SN1 का रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे रीजन में लिख दे रही हूँ, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्लो स्टेप हैज ओनली टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा पॉइंट था। आई होप सबको समझ आया होगा। अब हमें ये चीज समझना है कि क्यों इसे यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। तो यूनिमोलिकुलर क्यों कहेंगे, हमें दिख रहा है कि सबसे इसका जो भी मेन सारे पॉइंट्स हम पढ़ते हैं वो सिर्फ हम RDS के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। जो भी इसके स्लो स्टेप में चीजें हो रही है उसी पे इसका हर चीज डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे सबसे स्लो स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व है और वो कौन सा मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये SN1 के हमारे मेन पॉइंट्स थे
और बाकी चीजें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें इसमें समझना बच गया है। सबसे पहला मैंने बताया था इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप होता है कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटना, जो कि सबसे स्लो स्टेप होता है। और ये जो उसके बाद क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन, जो कि इसका इंटरमीडिएट होता है। और उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेव करेगा, वाटर, ना कि क्लोरीन। बिकॉज पिछले वीडियो में बताया गया है कि क्लोरीन जो होता है वो सॉल्वेट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो अपना उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बचा लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज अप हो गए। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। फिर हमारे पास सेकेंड इंटरमीडिएट आता है जो कि क्या होता है, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। बिकॉज जितने भी ऐसे SN1 रिएक्शंस होते हैं, अगर हम उसे वाटर वगैरह में करेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक एडिशनल स्टेप होता है, दैट इज डीप्रोटोनेशन। और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये था हमारा जनरल कि SN1 रिएक्शन होता कैसे है। फिर मैंने बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट की, पहली ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन ज्यादा होगा। ऑर्डर हमें ऐसे याद रखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि ये पहला स्टेप इज एंडोथर्मिक, बट ओवरऑल SN1 रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम होगी। बिकॉज बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने वो पॉइंट्स पहले लिखवा के अब हटा दिए हैं। दूसरा ये बात याद रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है तो हमेशा ओवरऑल रेट जो होता है वो उसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। और स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और बिकॉज यहाँ पे हमारे सबसे स्लोएस्ट स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए SN1 का रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के चेंज पे ही डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। और क्योंकि इसके स्लो स्टेप के ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं। अब हम बस एक और पॉइंट हमारा बच गया है जो हमें समझना है कि SN1 से हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनता कैसा है। अब हमें यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट समझना है कि SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशन। SN1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे, ये जो हमारा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पे ये स्लो स्टेप होता है। और ये जब धीरे धीरे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बनेगा। ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकेटायन। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जो यहाँ बना है, इसके पास कार्बोकेटायन में क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कार्बोकेटायन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास हमेशा कितना होता है, सेंट्रल एटम के पास हमेशा कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो p ऑर्बिटल है वो एक हमेशा क्या होता है, वेकेंट होता है। मतलब इट हैज अ वेकेंट p ऑर्बिटल। अब क्योंकि इसका p ऑर्बिटल वेकेंट है तो जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे कहीं से भी अटैक कर सकता है ना। न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कार्बोकेटायन हमारा कुछ इस तरीके का है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं से भी अटैक करेगा। अगर वो बैक से अटैक करता है, बैक अटैक अगर होगा, अगर हम न्यूक्लियोफाइल का क्या कर रहे हैं, बैक अटैक करवाएंगे, तो यहाँ पे बैक अटैक की वजह से एक प्रोडक्ट बनता है जो कि क्या होगा, इन्वर्जन। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। और अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा एज इट इज। जहां से क्लोरीन निकला है वहीं पे क्या हो जाएगा हमारा OH आके जुड़ जाएगा या जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। और इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्जन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा इसके बाकी के ग्रुप और यहाँ पे हमारा क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। और रिटेंशन में क्या होगा,
कार्बन है, इसके बाकी के ग्रुप, और यहाँ पे हमारा क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमेट प्रोडक्ट, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां से एक बात याद रखना है कि SN1 जो होता है लीड्स टू क्या, रेसिमाइजेशन। SN1 में हमेशा क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन होगा क्यों, बिकॉज ये जो कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट बनता है, इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी और फ्रंट से भी। बैक से अटैक करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, फ्रंट से अटैक करता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना है हमें, विथ एक्सेस ऑफ इन्वर्जन। अब ये कहने का क्या मतलब है कि एक्सेस ऑफ इन्वर्जन, एक्सेस ऑफ इन्वर्जन कहने का ये मतलब है कि बिकॉज जहां से, जैसे अगर आगे से यहाँ से क्लोरीन निकला तो क्लोरीन का क्या होगा, खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। अब जो भी क्लोरीन नहीं, कोई भी अगर हैलोजन होगा उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, अगर वो निकलता भी है तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। अब खुद के इलेक्ट्रॉनिक, इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो भी कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, उसका भी नेचर क्या है, सेम है। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा प्रेफर क्या करेगा कि वो बैक से अटैक करे, ना कि फ्रंट से अटैक करे। तो रेसिमाइजेशन तो होता है SN1 में, लेकिन मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी होती है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो, बिकॉज अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों में क्या होता है, रिपल्शन की पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमारा सारा SN1 का पॉइंट था। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।